नमस्कार, पावर ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो लगातार कई दिनों की तेजी मार्केट में थमने का नाम नहीं ले रही। आज भी आप ग्लोबल मार्केट के संकेत देखेंगे तो बाजार फिर से तेज दौड़ लगाने को तैयार है। सुबह सुबह ही 50 अंकों की बढ़त आपको एसजेएक्स निफ्टी में दिख रही है। ये 11,250 के लेवल को भी पार करवा रही है। आज के कुछ एक अहम ट्रिगर भी देखते हैं। ये तो ग्लोबल मार्केट का एक पहला ही ट्रिगर था जो कि बेहद सुकून वाला है, भारतीय बाजारों की तेजी से जुड़ा हुआ है। अब कुछ और ट्रिगर, दो अहम ट्रिगर हैं जो कि इस भारतीय बाजार को एक्चुअली कहें तो फ्यूल दे रहे हैं। पहला है रुपया और दूसरा है कच्चा तेल। कच्चा तेल बढ़ नहीं रहा, रुपया लगातार मजबूत हो रहा है। इसका फायदा साफ साफ देखने को मिल रहा है। कल भी क्रूड के अंदर जो बढ़त आई वो कई दिनों के लंबे कंसोलिडेशन के बाद सिर्फ 1% की थी और अभी भी उसी रेंज में है, 66 से 67 डॉलर के आसपास। हाँ, लेकिन रुपया इस बीच काफ़ी मजबूत हुआ और कल 26 पैसे की मजबूती के बाद 69 रुपये 88 पैसे तक वो पहुंच गया। इसके अलावा जेट को लेकर, कॉर्पोरेट में जेट को लेकर एक अहम खबर आ रही है कि वो एहतियात से उन्होंने 750 करोड़ रुपए मांगे हैं ताकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जेट की मेंटेन रखी जाए। और इसको लेकर कल एक अहम लंबी चौड़ी बैठक भी हुई। हो सकता है आज भी कुछ प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आती हुई दिखे। एहतियात अगर फंड लगाता है कुछ कंडीशंस के साथ इनको देगा या फिर ये बीइंग एज एन पार्टनर इनको एक फाइनेंशियल एड दे सकता है, हेल्प कर सकता है। तो एहतियात का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 750 करोड़ रुपया ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के लिए मांगे गए हैं। तो ये कुछ अहम ट्रिगर हैं जिसके बेसिस पर मार्केट आज फिर से आपको रिएक्शन देता हुआ दिखेगा। लेकिन एक और अच्छी चीज़ वो है ग्लोबल मार्केट्स। भारतीय बाजार तो अपनी चाल चल ही रहे, भले ग्लोबल मार्केट हक में हो या नहीं हो, लेकिन आज दोनों का समन्वय यानी कि दोनों के अंदर वापस एक तरफा तेजी देखने को मिल सकती है। संदीप मेरे साथ जुड़ चुके हैं यही बताने के लिए ग्लोबल मार्केट में कल ऐसा क्या हुआ, खासकर यूएस के अंदर जहां पर हमको जोरदार तेजी बनते हुए दिखी है। संदीप बताएं आप। शानदार तेजी है, इनफैक्ट कहना चाहिए कि संकेत बहुत बेहतर है। उसके ऊपर की कल हमने इतनी जो तेजी दिखाई थी, 11,100 का लेवल पार किया था, उसके बाद आप देखिए आधा % और एसजेएक्स निफ्टी आपको दिखा रहा है कि तेजी के साथ कारोबार इंडियन मार्केट्स में हो सकता है। 11,250 ये आंकड़ा आप ध्यान रखिए, इसके ऊपर के लेवल आप देखिए एसजेएक्स निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। और ये दरअसल इसलिए है क्योंकि यूएस के मार्केट्स में कल दमदार एक्शन देखने को मिल रहा था। डाउ 200 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ। डिम्पी आप ध्यान रखिए, एक समय करीब 250 पॉइंट के आसपास की गिरावट भी थी। यानी कि डाउ में आप ये जो 200 पॉइंट के आसपास से गेंस देख रहे हैं, या अगर आप निचले स्तरों से देखें तो करीब 450 अंकों के आसपास की तेजी आपको नजर आएगी। और उसके साथ साथ आईटी स्टॉक्स लाइमलाइट में थे। एप्पल का शेयर करीब 5.5% चढ़ के बंद हुआ और इसी का इंपैक्ट आप देखिए कल नैस्डैक में देखने को मिल रहा था। 2% के आसपास की तेजी थी। और ये भी ध्यान रखिए डिम्पी कि 5 दिन से लगातार यूएस के मार्केट गिरते हुए दिख रहे थे। उसके बाद कल जो एक्शन देखने को मिला वो बेहद जबरदस्त था। दरअसल कल अगर आप देखें तो आईटी स्टॉक्स तो परफॉर्म कर ही रहे थे। उसके साथ साथ अगर आप देखें यूके से जिस तरह से खबरें निकल के सामने आई वो बहुत बड़ा पॉजिटिव था। दरअसल आज यूके की संसद में ब्रेक्जिट को लेकर एक अहम वोटिंग होने वाली है। उससे पहले ईयू में जो नई डील तैयार करी है थेरेसा मे ने, उसको मंजूरी मिल गई है ईयू की ओर से। तो बहुत बड़ी राहत की बात थी। 8 दिन से पाउंड में कमजोरी थी। कल अगर आप देखें तो काफी मजबूत सेशन था, 1% के आसपास की मजबूती थी। और आप देखिए यूरोपियन मार्केट भी 0.5% तक चढ़ के बंद हुए हैं। तो यूएस के मार्केट्स तेजी के साथ बंद हुए, लो लेवल से शानदार रिकवरी थी। उसके साथ साथ यूरोपियन मार्केट जो एक बड़ा डर था वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखा है। और एसजेएक्स निफ्टी 11,250 के ऊपर के लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो 3 चीजें आपके लिए अहम है, एसजेएक्स निफ्टी, डाउ में निचले स्तरों से रिकवरी और यूके की जो ब्रेक्जिट को लेकर खबरें आई हैं वो बेहद शानदार है। तो कुल मिलाकर देखा जाए आज के लिए जो संकेत हैं बेहद शानदार नजर आ रहे हैं। बेहद शानदार है, खासकर नेस्टेक जो कि आईटी का बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है और आईटी के शेयर यूएस में चले हैं। भारतीय बाजारों में चलेंगे नहीं चलेंगे अभी थोड़ी देर में अनिल जी से जानेंगे। लेकिन ठीक उससे पहले जरा एफआईज और डीआईज का कामकाज एक बार देख लेते हैं कि उनकी तरफ से कल का सेशन कैसे दिखा। कल फिर से कैश सेगमेंट में भारी भरकम खरीदारी एफआईज की तरफ से होती हुई दिखी है। 3,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा है जो कल खरीदारी का उनकी तरफ से कैश सेगमेंट में आते हुए दिखा है। इसके अलावा कल डीआईज ने भी बिकवाली वैसे ही की है। 1900 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली उनकी तरफ से होती हुई दिखी है। इसके अलावा इंडेक्स का फ्यूचर्स जो बिल्कुल फ्लैट था, सिर्फ 12 करोड़ रुपए के आसपास की पिक्चर थी उसमें। और इंडेक्स की ऑप्शंस में 480 करोड़ रुपए प्लस के दिखे। यानी कि कुल मिला के कल एक बड़ा चंक मार्केट में कारोबार के तौर पर उतर के आया, जिसमें डीएस का माइनस का था जो कि 1900 करोड़ रुपए बनता है, लेकिन उससे 2 गुना एफआईज का कैश सेगमेंट में था जो कि 3800 करोड़ रुपए का बनता है। अब आगे की रणनीति समझते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर क्या करना चाहिए। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। पहले तो मेरे को ये जानना है कि एफआईज ने कल जो 3800 करोड़ रुपए की खरीदारी की और डीएस की तरफ से 1900 करोड़ रुपए की कल बिकवाली हुई,
कल कोई स्पेशल इवेंट था, कोई स्पेशल एडजस्टमेंट थी जो इतना बड़ा आंकड़ा आया है? जी हाँ, ब्लॉक डील्स हैं। कल आपने नोटिस किया होगा टाटा मोटर्स वगैरह में कल काफी बड़े बड़े ब्लॉक चेंज हुए हैं। तो ये जो आंकड़े हैं उनमें कुछ हद तक योगदान बड़ी ब्लॉक डील्स का है, उसका भी फर्क आपको नजर आया होगा। एक्चुअली इस वजह से बड़ी खरीदारी एफआईएस की दिख रही है, लेकिन खाली ऐसा नहीं कि ब्लॉक डील्स ही है, वैसे दमदार एक्शन हो भी रहा है एफआईएस की तरफ से। वो खरीदारी जमकर कर रहे हैं एक्चुअली। अगर एफआईएस खरीदारी जमकर कर रहे हैं तो फिर अनिल जी आज भी बाजार चलेगा? ग्लोबल मार्केट भी उसके हक में ही है आज तो? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। ओके। बिल्कुल, और मजबूती के साथ दौड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का एक्शन हुआ, देखिए आपको पता है कि कल जब हम बंद हो रहे थे तो डाउ लगभग 150-200 पॉइंट नीचे नजर आ रहा था बोइंग की वजह से, और उसके विपरीत एकदम दिन के हाई पॉइंट पर 200 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ। तो ग्लोबल संकेत बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आइए हमारे अपने संकेतों पर रुपए ने शानदार क्लोजिंग दी है, बंद होते होते और मजबूत हो गया। कच्चा तेल लगभग वहीं पर है, $1-8 ऊपर नीचे वाली रेंज वाला मामला है, और मोमेंटम खरीदारी का बड़ा स्ट्रॉन्ग है हमारे यहाँ। तो मुझे लगता है आज भी खरीदारी का रुझान रहना चाहिए। आज जिस लेवल और रेंज पर आपको नजर रखनी है वो है 11,050। अब नीचे बड़ा मजबूत सपोर्ट है, और ऊपरी स्तर पर 11,200 को पार करने के बाद शानदार खरीदारी फ्रेश शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो 11,250 11,300 तक ऊपर ले जाने की कोशिश निफ्टी को कर सकती है। ये तो होगी निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी आई है। बैंक निफ्टी 27,750 27,800 बेहद स्ट्रॉन्ग मजबूत सपोर्ट जोन है, और 28,000 को पार करके टिकने पर, या यूं कहते हैं कि 28,050 पार करने के बाद बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो बैंक निफ्टी को 28,200 28,250 तक ले जा सकती है। तो दोनों ही जगह अच्छी खरीदारी होने की संभावना पूरी है। कल यूएस मार्केट्स में आईटी के शेयर काफ़ी ज़ोरदार चले, क्योंकि एप्पल की रेटिंग को अपग्रेड किया गया है। भारतीय बाजारों में पिछले 2-3 दिन से आईटी के शेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। आज एक ट्रिगर बन सकता है आईटी का? मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि रुपए की मजबूती को देखते हुए आईटी बहुत भागेंगे। और दूसरी बात है कि फोकस बाजार का आईटी से हटकर है। आईटी और फार्मा अभी लाइमलाइट में है नहीं, चल जाए तो मुझे थोड़ा सरप्राइज होगा, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरे जो सीमेंट हुआ, आपका ऑयल एंड गैस हुआ, एफएमसीजी हुआ, यहाँ बाजार का फोकस ज्यादा है। बहुत शुक्रिया आपका ये बताने के लिए कि आईटी पे अभी भी रुपए की जो कमज़ोरी है वो कहीं ना कहीं प्रेशर बनाए रखेगी। और साथ ही साथ अगर आपको ध्यान देना है तो फिर सीमेंट पे देख सकते हैं, कोर इंफ्रा वाली कंपनीज पे देख सकते हैं जहाँ पे बीटा थोड़ा हाई है, एनबीएफसीज वहाँ भी काफ़ी चल रही हैं। इन सब पे ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। यहाँ पे अभी भी वैल्यूएशन के फ्रंट पर ज़्यादा कंफर्ट दिखता हो तो वहाँ पे खरीदारी आज भी मार्केट के अंदर होती हुई दिखेगी। ग्लोबल मार्केट आज पूरी तरह से हक में भारतीय बाजारों के दिख रहे हैं। अनिल जी बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हुए ये देख लेते हैं आज के खबरों वाले शेयर कौन से हैं। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा बताएं, गुड मॉर्निंग, आज की खबरें कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग टिम्पी। आज जेट एयरवेज के लिए काफी अहम दिन होगा। कल जैसा कि बात चल रही थी कि बोर्ड की बैठक हो रही है और हम कुछ डिटेल्स भी लगातार आपके साथ शेयर कर रहे थे, और वैसा ही कुछ आउटकम भी निकल कर आया है इस बैठक में। अब जेट एयरवेज को एतिहाद और NIIF मिलकर, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, बड़े पी निवेशक हैं, ये दोनों ही मिलकर कंपनी में करीब 4,000 करोड़ का निवेश करेंगे। 19 करोड़ का निवेश ये लोग इंडिविजुअली कंपनी में करेंगे। और इसके अलावा नरेश गोयल ने एतिहाद से 750 करोड़ रुपए के अतिरिक्त इमरजेंसी फंड की भी मांग की है, तो ये फंड इन्फ्यूजन होगा। इसके बाद NIIF की हिस्सेदारी करीब 20% होगी और नरेश गोयल की कंपनी में हिस्सेदारी 22% के आसपास होगी। तो ये कुछ खबर आ रही है, आउटकम आया है, इसकी वजह से आज जेट एयरवेज पर जरूर नजर रखिए। इसके अलावा एविएशन से जुड़ी एक और खबर है जिसमें कि स्पाइस जेट भी फोकस में रहेगा, और यहाँ खबर है कि बोइंग 737 मैक्स उड़ाने की नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जो कि पिछले काफी समय से खबरों में भी थी, काफी एक्सीडेंट हो गए थे। अब DGCA ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं कि सिर्फ एक्सपीरियंस्ड पायलट जिनके पास 1000 फ्लाइंग आवर्स हैं वही इस प्लेन को उड़ा सकते हैं। तो फिलहाल ये ग्राउंडेड नहीं की जाएगी। तो ये एक नई गाइडलाइन जो जारी की है, इसके चलते स्पाइस जेट और जेट एयरवेज पर नजर रखिए, क्योंकि ये दोनों एयरलाइन कंपनियां हैं जो कि इन प्लेन्स को ऑपरेट करती है। HDFC लाइफ भी आज फोकस में रहेगा। आज OFS के जरिए 7 करोड़ शेयर स्टैंडर्ड लाइफ बेचेगी इस कंपनी में, करीब 3.5% की हिस्सेदारी बेची जाएगी, और OFS का जो बेस प्राइस है वो 357 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। तो HDFC लाइफ पर भी नजर रखिए। वेस्टर्न कॉर्पोरेशन 212 KMT पाइप के लिए अतिरिक्त ऑर्डर मिल चुका है कंपनी को, और अब तक जो कुल ऑर्डर बुक है वो 14,500 करोड़ की हो चुकी है। तो आज वेस्टर्न को भी फोकस में रहेगा। इसके अलावा TVS मोटर, कल बोर्ड की बैठक हुई थी जिसमें कि डिविडेंड की घोषणा हुई है और 1.4 रुपये
प्रति शेयर के दूसरे डिविडेंड की कंपनी ने घोषणा की है। उज्जीवन फाइनेंशियल पर भी नजर रखिए, एक अपडेट आया है। अंतरिम डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट थी वो बढ़ा दी गई है, पहले 22 मार्च थी, अब उससे बदलकर 23 मार्च कर दी गई है। ये एक अपडेट आ रहा है उज्जीवन फाइनेंशियल्स की तरफ से। HAL भी फोकस में रहेगा। 18 मार्च को कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि FY19 के पहला अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। तो HAL आज फोकस में रहेगा। और आखिर में बात करते हैं TFC यानी टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कुछ खरीदारी हुई है। कंपनी ने करीब 5.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं और ये जो सौदा है 120 रुपये प्रति शेयर पर देखा गया है। रोहित शिंगरे इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे भी राय लेते हैं कि आज निफ्टी के अंदर जब हमको गैप के साथ ओपनिंग मिलने वाली है फिर हमको क्या करना चाहिए। रोहित, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट के अंदर लगातार अच्छी स्ट्रेंथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यही अच्छी स्ट्रेंथ के बाद प्रॉफिट बुकिंग करवा लेती है, लेकिन अगले दिन जब आपको गैप मिलता है फिर सौदे लेने और मुश्किल हो जाते हैं। कल जिन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया, आज वापस जब बाजार को और तेज़ देख रहे हैं, उनको क्या करना है? उनको फिर से इसी गैप के साथ ओपन होकर खरीदारी करनी है या फिर थोड़ा रुकना है? कैसे ट्रेड लें, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट? गुड मॉर्निंग डिम्पी। बिल्कुल थोड़ा रुक के ही ट्रेड करना चाहिए। अगर किसी ने फ्रेश लिया है, अगर किसी के ऑलरेडी होल्डिंग है तो उनको भी होल्ड करना चाहिए। मेरे हिसाब से 10,270 एक सप्लाई जोन है निफ्टी के अंदर, जो लास्ट टाइम हम लोग ने काफी अच्छा सप्लाई देखा था वहां से। मेरे हिसाब से वो एक मेरा टारगेट रहेगा। कोई भी डिप मिलती है, लेट्स से अगर 10,200 के करीब पर भी आपको निफ्टी मिलती है तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा बिकॉज इतना हम लोग ने क्विक रैली देखा है। 10,120 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की तरफ मेरा टारगेट 10,270 का रहेगा। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से शॉर्ट इनिशिएट नहीं करना चाहिए। शॉर्ट नहीं लेना, मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। शॉर्ट लेना नहीं है। कोई डिप आए तो उस डिप का इस्तेमाल करना है खरीदारी के लिए, और आपको 200 तक मिल जाए तब भी आप ले लीजिए, तब आपको 270 का टारगेट है। जिनके पास पुरानी पोजीशन है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। ये साफ साफ रणनीति है। इसमें एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि आपको शॉर्ट नहीं करना है, इससे थोड़ा भी फिलहाल बचना है। गिरावट में बाय का ही इस्तेमाल करना है वापस से। अच्छा रोहित, आपके शेयर कौन से हैं? डिप आई थिंक मुझे वोक फार्मा और ब्रिटानिया काफी अच्छा लग रहा है। एक बुलिश ब्लैक ब्रेकआउट दोनों ही स्टॉक में हुआ है, जो कि कंटिन्यूएशन पैटर्न हम लोग मानते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों में खरीदारी करके चल सकते हैं। वोक फार्मा के अंदर ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि 450-55 के टारगेट आज देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 430 का रहेगा। दूसरा स्टॉक ब्रिटानिया है, इसके अंदर मुझे लग रहा है कि 3180 तक एक बार टारगेट आपको देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका वो 3090 का रहेगा। ठीक है, वो खार्ड और एक करें हम ब्रिटानिया, इन दोनों शेयर्स पे ध्यान रखें। ठीक है, ये दोनों शेयर्स के लेवल्स मैंने नोट किए, इस पे ध्यान रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रोहित, आज सुबह सुबह समय देने के लिए, बताने के लिए कि किसी भी डिप का इस्तेमाल बाय करने के लिए ही करें अगर मिलता है तो। आजकल तो मिल ही नहीं रहा, अगर मिले तो उसका इस्तेमाल बाय के लिए ही करें। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक ट्रेडिंग कॉल्स आपके स्क्रीन पे आपको आती चलेंगी, जरा आप नोट भी कीजिएगा। कर्नाटका बैंक काफ़ी दिनों से बाद इनफैक्ट ये कहेगी ट्रेडिंग कॉल कर्नाटका बैंक पे वापस देखने को मिली है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि 110, 115, 120 वाली रेंज को कोसों दूर है उससे। अब आपके लिए नया टारगेट 131 का है। अब आपके लिए स्टॉप लॉस जो है 120 की रेंज का है। कल 124, 125 के आसपास से बंद हुआ है। थोड़ा भी डिप मिल जाए, 1,000 रुपये नीचे मिल जाए तो और अच्छा है, नहीं तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत ट्रेड ले सकते हैं। ये एक्सेस सिक्योरिटीज़ की रिकमेंडेशन है। दूसरा ट्रेड आपकी स्क्रीन पर वो है सन फार्मा। कल इसने अच्छी खासी क्लोजिंग एक क्रिटिकल लेवल पे दी है, जो कि है 460 का। ये आज मेक ब्रेक वाले लेवल पे है, चला तो बहुत अच्छी स्टार्टिंग में शॉर्ट कवरिंग करा देगा। तो 478 का टारगेट है, 452 एक स्टॉप लॉस है। इसके लेवल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा ट्रेड वो है टोरेंट फार्मा, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चले। आज आप देख रहे होंगे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को लेकर वापस से थोड़ी बहुत खरीदारी की बात सामने निकल के आ रही है। पहले ये लाइमलाइट में नहीं थे, जैसे आज वो खाट दिया रोहित ने थोड़ी देर पहले। टोरेंट फार्मा आपको स्क्रीन पे मिल रहा है। IDBI कैपिटल की रिकमेंडेशन है, 1830 का टारगेट है, यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। ये तीसरा ट्रेड है IDBI कैपिटल की तरफ से जो आपको मिल रहा है। अब एक और शेयर बजाज ऑटो, कल भी ज़्यादातर एनालिस्ट बजाज ऑटो को बुलिश थे, इनफैक्ट परसों से हम तो बुलिश है। और कल ऑप्शंस के ट्रेड भी बजाज ऑटो के अंदर आपको मिला, सीधा फ्यूचर्स, कैश, आप चाहे किसी भी तरीके से खरीदें। और 3100 का नया टारगेट अब आपके लिए है। कल की क्लोजिंग अच्छी खासी थी, कल के इंट्राडे गेंस भी आपको मुबारक, और आज 3100 तक ये शेयर जा सकता है। 2950 का एक स्टॉप लॉस रखें। तो ये सारे के सारे ट्रेड है जो आज आपने नोट कर लिए होंगे। इसमें से कोई भी सेल का नहीं है, सभी के सभी बाय के हैं। कोई डिप मिले तो और अच्छा है, तो आपका रिस्क वर्ट तो और बेहतर हो जाएगा। आगे बढ़ते, अजय केडिया इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार उनसे जानते हैं कि गोल्ड, सिल्वर पे और साथ ही क्रूड पे अभी क्या करना चाहिए। अजय गुड मॉर्निंग। पहले तो क्रूड से शुरुआत करते हैं। ये 65-66 डॉलर की रेंज को कल उसने पार तो किया कई दिनों के कंसोलिडेशन के बाद, लेकिन कोई बहुत बड़ा मूव नहीं है। अभी तो 67 डॉलर ही है। ये आगे और चलेगा या फिर वापस आ जाएगा?
गुड मॉर्निंग डिम्पी। गुड मॉर्निंग डेफिनेटली अगर देखा जाए तो फंडामेंटल काफी मिक्स है। एक तरफ हम देखते हैं कि ओपेक कल के सेशन में भी हमने देखा सऊदी से स्टेटमेंट आया कि हम प्रोडक्शन है वो आगे प्लान कर रहे हैं कट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। साथ में यूएस के जो सैंक्शंस है ईरान और वेनेजुएला पे, वो भी प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। बट ओवरऑल मुझे लगता है अभी भी दायरा बना हुआ। अगर WTI की बात करें तो WTI भी हमने देखा 60 के ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर पा रहा, ना 55 के नीचे जा पा रहा है। तो मुझे लगता है मार्केट एक दायरे में ट्रेड करेगा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में जो मजबूती है, कहीं ना कहीं प्राइजेस में थोड़ा बहुत प्रेशर कल के सेशन में दिखाया था, ज्यादा जम नहीं मार पाया। बट आज के सेशन में मुझे लगता है कि बाइंग करके चलना चाहिए। 4020 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो आज फिर गोल्ड के अंदर कैसे ट्रेड करें? एक तरफ तो रुपए की मजबूती है डॉलर के मुकाबले, कच्चा तेल स्थिर है। डिप्टी जिस ढंग से आपने बताया निफ्टी बिल्कुल तेजी दिखा रहा है, तो जब निफ्टी चलेगा तो गोल्ड नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है गोल्ड $1302 जब तक है ना कॉमेक्स पे तोड़ता नहीं तब तक ध्यान मंदा है। बड़ी मंदी की तरफ नहीं है, मार्केट एक दायरे में रहेगा। जो नीचे में 1280 जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, तो 1280 से 1302 का दायरा रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट पे हमने देखा कि 32,000 का एक फेयर प्राइस बोल सकते हैं मार्केट है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत गिरावट रहेगा, जो नीचे में करीबन 31,800 तक का लेवल दिखा देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय आपका ये बताने के लिए कि आज गोल्ड के अंदर वापस से थोड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है। 31,800 का टारगेट है, क्रूड के दायरे में रहेगा। क्रूड के अंदर आप रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो रेंज 4020 तक की है और स्टॉप लॉस होगा 3900 का, यानी कुल मिला के 100-125 रुपये की रखी रेंज है जिसके अंदर आपको एक क्रूड चलता हुआ दिखेगा। बहुत शुक्रिया अजय आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, दिवांशी से जानते हैं आज की ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट। दिवांशी बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या है? बिल्कुल, आज सबसे पहले तो एडलवाइस की GMDC पर रिपोर्ट आई है और ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ से वैल्यूएशंस थोड़े आकर्षक हैं। यहाँ से करीब 20 से 22% अपसाइड का वो टारगेट दे रहे हैं। 105 का लक्ष्य है और खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू किया है उन्होंने। और वो ये मान के चल रही है कि जो नई माइंस यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है उससे काफ़ी फ़ायदा कंपनी को तवा दिखेगा। और जैसे मैंने कहा वैल्यूएशंस उनको थोड़े से आकर्षक लगते हैं। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स की मदरसन सुमी पर आज नेगेटिव कमेंट्री आती हुई दिखी है। उन्होंने डाउनग्रेड करके न्यूट्रल किया है उन्होंने स्टॉक को, लेकिन लक्ष्य 159 को बरकरार रखा है। और वो ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉक में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। यहाँ से रैली के बाद एक सीमित दायरे में स्टॉक कारोबार करता हुआ दिख सकता है, लेकिन लंबी अवधि में ये स्टॉक अभी भी उनको पॉजिटिव लगता है। नए जो प्लान्स यहाँ पे सेटअप होते हुए दिख रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। और इसके अलावा जो लागत में कमी आएगी और जो नए एक्विजिशंस कंपनी कर रही है उसमें थोड़े से प्रॉफिटेबल होने के बाद यहाँ पे री रेटिंग की फिर से एक संभावना यहाँ उनको दिख रही है। साथ ही आज HSBC की एस्कॉट्स पर रिपोर्ट है जहाँ पे खरीदारी की राय है। 980 तक के लक्ष्य सुझा रहे हैं और मान रहे हैं कि यहाँ पे गिरावट और धीमेपन की जो बातचीत चल रही है CV सेगमेंट में वो यहाँ पे आती हुई दिखेगी। लेकिन जितना बाजार यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहा है, अनुमान लगा रहा है, उससे कहीं कम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है जो गिरावट है। और आखिर में JP मॉर्गन की HDFC लाइफ पर रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। न्यूट्रल रेटिंग है, 440 तक के लेवल्स वो सुझा रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ से जो कमेंट्री है वो थोड़ी सी नेगेटिव दे रहे हैं क्योंकि स्टॉक वैल्यूएशन वाइज काफ़ी महंगा लग रहा है और कैपिटल लाइट जो मॉडल था वो थोड़ा सा अब कम होता हुआ दिख रहा है। इसी के चलते उनकी जो कमेंट्री वो थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन उन्होंने लक्ष्य को बरकरार रखा है 440 के लेवल्स पर। ठीक है, ये अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं जिसकी बेसिस पर आज इन सभी शेयर्स पे कहीं ना कहीं आपको रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा। दिवांशी बहुत शुक्रिया आपका।